हैदराबाद ड्रीमर्स। आज तारीख है 25 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल में सबसे पहला वाला आर्टिकल हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए है वो राजस्थान की पॉलिटिक्स के ही रिगार्डिंग है। देखिए, लेकिन हम पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अब चूंकि दो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गन्स हैं करें उनके बीच में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हम उसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसी के रिगार्डिंग जो बेसिकली उसका एक रेफरेंस है, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये वाला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि इन द ईयर ऑफ 1880 में यूके में होता क्या है कि चार्ल्स ब्रेडलॉफ नामक एक मेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वो चूँकि भगवान को मानते नहीं थे, इसकी वजह से जब उन्हें बेसिकली ओथ लेना होता है तो उन्होंने किया क्या कि ओथ लेने से मना करते, बोला कि मैं भगवान के नाम पर ओथ मैं नहीं लूँगा। तो फिर जो लीडर ऑफ द हाउस थे तो उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप भगवान के नाम पर अगर जिस फॉर्मेट में ये ओथ लेने के लिए बोला गया है, अगर आप उस फॉर्मेट में ओथ आप नहीं लेते हो तो आप इस सेशन में या आप इस हाउस में बैठ नहीं सकते हो। ठीक, ऐसा बोला गया उनसे। तो वो कोर्ट चले गए और जब कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने बोला इस वाले पूरे कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और उस वक्त ग्रेटर नामक एक और थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उन्होंने ये पिटीशन दाखिल कर दिया था, विरोध किया था कि ये तो सेशन के अंदर बैठ ही नहीं सकते हैं। तो कोर्ट का बड़ा सीधा सीधा जजमेंट होता है कि वो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको तो ओथ लेनी होगी। ठीक, ये तो केस हुआ इन द ईयर ऑफ 1880, इन द ईयर ऑफ 1884 का ये पूरा केस है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इन द ईयर ऑफ 1964 तो एक केशव सिंह नाम के एक क्या रहते हैं कि एक पार्लियामेंट के यूपी का केस है। तो केशव सिंह के साथ केस क्या होता है कि पार्लियामेंट के प्रिविलेज के कारण जो यूपी का जो लेजिस्लेचर होता है, कह रहे उसके बेसिकली प्रिविलेज के वायलेशन के रिगार्डिंग होता क्या है कि वो हाउस उन्हें सजा देती है, केशव सिंह को सजा दे देती है, बोलती है कि आप 1 हफ्ते के लिए आप जेल में रहोगे। तो केशव सिंह करते क्या है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और जो कोर्ट का दरवाज़ा है जब खटखटाते हैं तो जो सरकारी वकील है कह रहे वो एब्सेंट रहता है। तो सरकारी वकील एब्सेंट रहता है और जो जज रहते हैं तो जज साहब करते क्या हैं कि बेसिकली उन्हें बेल दे देते हैं, बोले कि चलिए अब आप मुक्त हो गए। तो हाउस इसे अपना अपमान समझता है, यूपी का जो लेजिस्लेचर है वो उसे अपना अपमान समझता है। और नसरुमुल्लाह बेग नामक थे उस वक्त जज थे। तो उस जज को क्या करते हैं कि वो मार्शल्स को आदेश देते हैं कि वो जाकर के उन्हें गिरफ्तार कर लें, कि मीन उन जजेस को गिरफ्तार कर लें जिन्होंने उन्हें बेल दे दिया था। ठीक है, अब बेग साहब करते क्या, तो बेग साहब तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के पास चले गए, फुल लेंथ बेंच के पास चले गए। चूंकि अभी तक हियरिंग कहाँ हो रही थी, लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच लखनऊ वाले बेंच पर ये पूरी हियरिंग हो रही थी। तो जैसे ही यूपी के लेजिस्लेचर ने ऐसा आदेश पारित किया, मार्शल्स को आदेश दिया कि जाकर के उन 2 जजेस को क्या किए, गिरफ्तार कर ले। तो वो दोनों जज चले जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच के पास। वहाँ पर उन्हें अरेस्ट से तो रोक दिया जाता है, उनका बचाव हो जाता है। लेकिन अगर एक रिपोर्ट की माने तो उस वक्त बेग साहब पूरी तरह से तैयार थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि अगर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अगर कोई आता है, अगर मार्शल्स आते हैं तो वो विथ गन तैयार थे, वो उसे शूट कर देते, केवल अपनी खुद की इज्जत को बचाने के लिए या इलाहाबाद हाई कोर्ट की गरिमा को बचाने के लिए वो ये वाला कदम उठाते। देखिए, जब ये पूरा सिनेरियो हो रहा था, चूंकि 2 ऑर्गन्स के बीच में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि लेजिस्लेचर ने आदेश दिया कि आप जेल में जाओगे, कोर्ट ने बोल दिया कि चलो आपको मैंने बेल दे दिया, अब आप जेल में नहीं रहोगे, अब आप उससे बाहर रहोगे। तो जो विधानसभा है उसे अपना अपमान महसूस होता है। तो वो करता क्या है कि उन जजेस को गिरफ्तारी का आदेश दे देता है। फिर उन जजेस को भी महसूस होता है कि ये तो जुडिशरी का अपमान है, तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो पहली बात तो अरेस्ट से रोक दिया था। और जो पर्सनली जो जज हैं वो खुद गन के साथ रेडी थे कि अगर मार्शल्स आते हैं तो वो उन्हें शूट कर देंगे, लेकिन अपनी गरिमा की रक्षा वो या अपने ऑर्गन की रक्षा वो करेंगे। ठीक है, तो जब इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो प्रेसिडेंट, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट रहते हैं, तो प्रेसिडेंट ने बेसिकली किया क्या कि एक रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को, बोला कि अब आप बताइए कि इसमें क्या किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट भी प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइन देता है, एक इंस्ट्रक्शन देता है। कहता क्या है कि देखिए देखिए भाई साहब, जो लेजिस्लेचर है वो कभी भी कोई किसी भी प्रकार का प्रोसीजर या किसी भी प्रकार का आदेश कोर्ट को नहीं दे सकता। कोर्ट के खिलाफ आप किसी भी प्रकार का कोई केस आप चला नहीं सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये रेफरेंस दिया और फिर एक और बात बोला कि जो इंटरिम वाला स्टेज होगा ना, जैसे कि स्पीकर अगर कोई डिसीजन सुनाता है तो उसके खिलाफ तो आप रिव्यू सुन सकते हो हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन अगर स्टेज बिल्कुल इंटरिम वाले स्टेज में है, ठीक है, तो उस वाले केस में आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, आप कोर्ट में कोई केस नहीं जाएगा। अगर वो हाउस का केस है और हाउस में अभी स्पीकर अपना निर्णय देने वाले हैं किसी के डिफेक्शन वगैरह पर, तो स्पीकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोर्ट किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की 2 गाइडलाइन आई थी। इसके रिगार्डिंग कुछ केस भी है, देखिए। तो ये इतना प्रोसीजर तो हो गया, ये 2 हमने हिस्ट्री देख ली। अभी करंट का सीनारियो क्या है कि सचिन पायलट के नेतृत्व में जो 19 वो रहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लीडर्स होते हैं, उनके खिलाफ क्या होता है कि एंटी डिफेक्शन का बेसिकली लॉ लगना है और उन्हें हाउस से बाहर किया जाना था। तो वो 19 वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने किया क्या कि कोर्ट, राजस्थान के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बेसिकली उस पर स्टे लेने की कोशिश करते हैं कि जो स्पीकर है, जो स्पीकर का जो डिसीजन है, कह रहे हैं कि उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में फिर वही वाला रेफरेंस आता है कि सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के हाई कोर्ट को बोलता क्या है कि देखिए भाई साहब, आपने जो भी काम किया है इस वाली पूरी प्रोसीजर में, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है, राइट। क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। राइटर इसमें आगे क्या कहते हैं कि देखिए, जब 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गन जब आप एक दूसरे पर इस प्रकार से लड़ रहे होते हो, तो होता क्या है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर से, कह रहे वो उठ जाता है। कह रहे इसकी वजह से कह रहे कि दोनों ही ऑर्गन को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और स्पीकर, चूंकि किसी भी हाउस का जो सुप्रीमेसी होती है वो स्पीकर के पास होती है, तो जब तक अध्यक्ष अपना पूरा निर्णय न सुना दे तब तक उसका रिव्यू ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये दोनों ही ना करें, ठीक। ऐसी वो सलाह देते हैं, ठीक। और फर्दर किस पर बात करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, जो भी सिनेरियो अभी राइट नाउ चल रहा है कि किसी लीडर का किसी और के पक्ष में चला जाना, कह रहे उसमें इस प्रकार ना कोर्ट लेजिस्लेचर के किसी प्रोसीजिंग में इंटरफेरेंस करे और न जो लेजिस्लेचर है वो कोर्ट की किसी भी प्रकार की प्रोसीजिंग में इस प्रकार का इंटरफेरेंस करे, ठीक है। तो ये उसी के रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल था। इसमें 2 केसेस की बात की गई है, थोड़ा सा यूके का रेफरेंस लिया गया है और करंट सिनेरियो की पूरी बात बताई गई है, और इसमें यही बताया कि कोर्ट अगर इससे अगर दूर रहता है तो वो ज़्यादा उचित है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस करने के लायक नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ सिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा कि कौन सी क्राउडेड सिटी है, कहाँ पर कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं, कहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं, तो ये क्राउड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये आर्टिकल उतना रेलिवेंट है नहीं। ये वाला भी आर्टिकल बेसिकली वही सीन है जो अभी हमने इस वाले आर्टिकल में डिस्कस किया। इसमें भी सेम राजस्थान के हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, कह रहे हैं उन्हीं पर क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं, कहते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें इन सभी जो पूरे सीन से दूरी बना के रखनी चाहिए, ठीक है। ये 24 जुलाई की बात करते हैं, राइट। अब ये वाला जो आर्टिकल है हमारे पास, देखिए वुमेन्स को क्या हुआ कि अभी परमानेंट कमीशन का आदेश मिल गया है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर ये वाला लॉ पहले से ही लागू है कि जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। देखिए परमानेंट कमीशन ऐसा नहीं कि इससे पहले कि मीन वो कॉम्बैट के फॉर्म में लड़ने के लिए नहीं जाती थी या फिर आर्मी में उनका रेशियो कम है या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक सीन कुछ ऐसा है कि देखिए जो पेंशन वाली जो फैसिलिटी है ना, वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग 20 ईयर की सर्विस दे देते हैं उस डिफेंस को। लेकिन वुमेन्स के साथ केस ये था कि वो 20 ईयर कंप्लीट कर ही नहीं पाती थी क्योंकि उन्हें अलाउ ही नहीं किया जाता था। अभी क्या हुआ कि उनको प्रॉपर इस प्रकार का परमिशन मिल गया कि वो कॉम्बैट के फॉर्म में भी जाएंगी, मतलब फ्रंट वॉरियर के फॉर्म में भी लड़ेंगी और वो अपने पूरी सर्विस का वो 20 ईयर कंप्लीट करेंगी और उन्हें भी पेंशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन था, कह रहे हैं अभी वो नहीं किया जा सकता है इस वाले केस में। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वन आर्टिकल है वो रिगार्डिंग द कि जो मिनरल एंड जो माइंस वगैरह के एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है।
देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम मोदी ने अनाउंस किया, ठीक है। अब वेरियस सेक्टर्स पे क्या हो रहा है कि फोकस किया जा रहा है कि कहाँ से हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमने बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस किया, आईटी सेक्टर पर फोकस किया। अभी जो ये वाला आर्टिकल है हमारा, ये वाला माइंस वगैरह के रिगार्डिंग है। देखिए, इसमें कहते क्या है कि पीएम मोदी का ये वाला डिसीजन सुनाना कि जो कोल है, कोल के एक्सप्लोरेशन के लिए कि आप उन्हें ढूंढोगे, माइन करोगे और प्रोड्यूस करोगे। कह रहे हैं कि तीनों के एक्शन के लिए कह रहे हैं एक साथ आप लाइसेंस देने का जो कार्यक्रम लागू आपने किया है अभी, कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया। कह रहे हैं कि इससे होगा क्या कि और भी ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाओगे, और उससे भी क्या अट्रैक्ट कर पाओगे, एफडीआईज को, कि बाहर के लोग इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेंगे और कोल को क्या करेंगे, कोल के ब्लॉक्स के साथ क्या करेंगे, वो एक्सप्लोर भी करेंगे, माइन भी करेंगे और कोल को प्रोड्यूस भी करेंगे। उसके साथ साथ राइटर एक और बात की तारीफ करते हैं कि आपने एक काम और अच्छा किया कि कोल और बॉक्साइट दोनों की बिडिंग के लिए आपने एक साथ परमिशन दे दी, एक सिंगल पॉइंट पर आपने परमिशन दे दिया, जिससे होगा क्या कि हमारे एल्यूमिनियम सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। केवल कोल और बॉक्साइट के एक साथ आपको ऑक्शन करने की वजह से हमारे एल्यूमिनियम सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आगे राइटर कहते हैं कि इंडिया अपने एल्यूमिनियम का जितनी उसकी ज़रूरत होती है उसका 60% वो इंपोर्ट करता है। करीब 80,000 करोड़ रुपीस का केवल इंडिया को हर साल नुकसान होता है। लेकिन अगर इंडिया की कैपेसिटी की बात करें तो वो 4.1 बिलियन टन के बराबर का वो उत्पादन कर सकता है। लेकिन जो इंडिया की जो ज़रूरत है वो केवल 4 बिलियन टन की ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की कैपेसिटी तो है कि एल्यूमिनियम को वो डेवलप कर सके, एल्यूमिनियम को वो प्रोड्यूस कर सके, बट स्टिल एक बड़ी धनराशि हमारी बाहर चली जाती है जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमने किया क्या है कि अपने इस माइनिंग सेक्टर को प्रॉपर तरीके से बूस्ट होने का मौका नहीं दिया हुआ है। राइटर फिर आगे भी बात करते हैं, कहते हैं कि माइनिंग सेक्टर पर कह रहे गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो ब्यूरोक्रेसी और जो पेपर वर्क वगैरह के रिगार्डिंग इतने ढेर सारे मीन चैम्बर्स बना के रखे हुए हैं ना कि आपको इसका अप्रूवल इस वाले प्लेस से मिलेगा, इस वाले ऑफिस से मिलेगा। कह रहे कि आप सिंगल टच अप्रूवल का आप बेसिकली कॉन्सेप्ट लेकर के चले आओ, ठीक। और एक और आइडिया ये देते हैं कि आप नेशनल मिनरल इंडेक्स आप लॉन्च करो। जैसे ही आप नेशनल मिनरल अगर आप इंडेक्स लॉन्च करते हो तो आपको वेरियस जितने भी मिनरल्स होते हैं उसके प्राइसिंग का और उसके कॉम्बिनेशन का आपके पास प्रॉपर एनालिसिस या प्रॉपर डेटा रहने वाला है। क्योंकि जब इंडेक्स क्रिएट होने लगता है तो उसके रिगार्डिंग डेटा वगैरह भी कलेक्ट किया जाता है, तो जिससे फर्दर होगा क्या कि आपको माइंस वगैरह के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में आपको सुविधा हो जाएगी, और कंट्री को एक और आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि बेसिकली उसकी जो कैपेसिटी है माइनिंग सेक्टर में वो कितनी है। और करीब बताते हैं राइटर कहते क्या हैं कि करीब 1.5 लाख की जॉब, 1.5 लाख का जॉब वो जनरेट कर सकते हैं केवल इस माइनिंग वाले सेक्टर से, राइट। तो राइटर के अकॉर्डिंग आप नेशनल मिनरल इंडेक्स आप लॉन्च कर दो, और अभी आपने जो भी अप्रूवल दिया हुआ है कह रहे हैं बेसिकली आप एल्यूमिनियम के सेक्टर के लिए कह रहे बहुत अच्छा है। कह रहे कोल हुआ, बॉक्साइट हुआ, कह रहे इसके लिए बस आप थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी का जो प्रोसीजर है आप थोड़ा सा इसको ईज कर दो, और सिंगल पॉइंट पे आप बेसिकली ऑक्शन के लिए जो परमिशन देते हो कह रहे हैं वो सिंगल टच पे अगर हो जाता तो आप एफडीआई को भी, आप बहुत ज़्यादा बाहरी निवेश भी और यहाँ के लोगों को आप नौकरी भी प्रोवाइड करवा पाओगे। ये हमारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस का बेसिकली ये वाला आर्टिकल था। द हिंदू में आज सैटरडे है तो बहुत रेलेवेंट आर्टिकल नहीं थे, तो दैट इज़ वाई आज हमने एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस से एक ये वाला आर्टिकल उठा लिया था, ठीक है। तो इसमें ये वाला डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि फर्दर अगर माइनिंग वगैरह पे अगर हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो ये बॉक्साइट और कोल के कॉम्बिनेशन से एल्यूमिनियम सेक्टर को कितना ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, और इंडिया की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इंडिया का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये बात जानना कह रहे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे मैंने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं।